ऑलराइट, तो इन द लास्ट सेशन हमने एक डिस्क लिया था, यूनिफॉर्म डिस्क, और यूनिफॉर्म डिस्क का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स टुडे हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो एज यू नो, हमारे पास एक डिस्क था, और ये जो डिस्क है, वी हैव अज्यूम्ड दैट द डिस्क is rotating about some axis passing through its center of mass. Okay, and also the disk itself is made up of concentric rings. तो अगर आपको याद होगा कल का सेशन, तो what we have assumed is कि जो डिस्क है, this disk is rotating about this axis of rotation passing through center of mass. Okay, with, let us say, omega being the angular velocity. फिर आपको याद होगा इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया था। एंड इफ यू रिमेंबर, हमको अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वी स्टार्टेड विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म डिस्क क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्क वो होता है जो जहां पे उस डिस्क पे किसी भी रीजन में अगर आप देखोगे तो पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया और कंपोजिशन सेम रहेगा थ्रू आउट। तो डिस्क के किसी भी रीजन में मास पर यूनिट एरिया और कंपोजिशन विल बी सेम। एंड देन वी डिफाइन व्हाट इज सिग्मा। मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, मास अपॉन एरिया। एरिया वाज पाई आर स्क्वायर, है ना, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये है मास डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी बोलते हैं इसको बेसिकली। गुड। देन टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने we have assumed this disk to be made up of rings, and one such ring was taken here at a distance of small r of thickness dr. तो हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते आता है। आई विल नॉट गो इनटू कंप्लीट डेरिवेशन, मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे कि क्या किया था हमने लास्ट सेशन में। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो हाउ टू फाइंड आउट, क्योंकि एम आर स्क्वायर हमको पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये जो हमने रिंग लिया है, इसका मास हमने डी एम कंसिडर किया था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आर स्क्वायर डी एम। ओके, देन as I told you, we have assumed this disk to be made up of number of rings, और रिंग्स कहां से स्टार्ट होंगे? r इक्वल टू 0 से, तो फाइनली r इक्वल टू कैपिटल R तक। तो जो डिस्क है ये नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना है, स्टार्टिंग फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू कैपिटल R, यहां तक। ओके, गुड। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमने ऑब्टेन किया था बाय इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस रिंग्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। और ये सारा का सारा मैथमेटिक्स करने के बाद हमको मिला था हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज जस्ट टू कनेक्ट यू विथ व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, क्योंकि कल हमने पूरे सेशन में एक ही टॉपिक लिया था, तो आई विल नॉट गो इनटू ऑल द मैथमेटिक्स अगेन, जस्ट टू कनेक्ट यू कि कल हमने क्या किया था। तो कल हमने यूनिफॉर्म डिस्क, पहले तो यूनिफॉर्म डिस्क क्या होता है वो डिफाइन किया था, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था बाय अज्यूमिंग the disk to be made up of elemental rings, each of mass dm at different positions from center. Okay, then we started off with introduction of radius of gyration. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है रेडियस ऑफ गायरेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है और इसकी जरूरत क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आपको फॉर्मूला याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 टू n। तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, कैसे है का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिंग ले लिया और जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब मैंने अगर इस पूरे रिंग को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा होता, वी कैन अज्यूम, हम अज्यूम कर सकते हैं कि द रिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट,
each of mass dm. So if you assume that the ring is made up of small element of mass dm, इस केस में कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे, यू कैन टेक एनी एलिमेंट यू वांट, जो भी एलिमेंट आप लोगे वो सारे के सारे एलिमेंट कैपिटल आर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मतलब इस केस में ऐसा है दैट mass is distributed symmetrically, right? Now if I take the same ring, मैं सेम रिंग लेता हूं, ओके, लेट मी टेक सेम रिंग, मैंने सेम रिंग ले लिया, सिर्फ अब ऐसा है कि जो रोटेशनल एक्सिस है वो यहां पे है। तो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू सी, अगर मैं यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेता हूं तो ये मास एलिमेंट तो डायरेक्टली एक्सिस पे ही है, मतलब आर की वैल्यू 0 है उस एलिमेंट के लिए, ओके राइट। अगर मैं यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेता हूं तो ये मास एलिमेंट 2r डायमीटर, मतलब 2r डिस्टेंस पे है। तो in such cases mass is not symmetrically distributed। तो एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर हमको रिक्वायर्ड होता है जिसकी वैल्यू से ये समझ में आ जाए कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम इन डिटेल्स आगे देखेंगे, हम इन डिटेल्स हर एक टाइप के रोटेशन के लिए, रिंग के लिए अबाउट टेंजेंट, डिस्क के लिए अबाउट टेंजेंट, रिंग के लिए अबाउट डायमीटर, डिस्क के लिए अबाउट डायमीटर, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, हर चीज का हम देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमको यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है, डिफाइन करना है, जिसकी वैल्यू देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये जो केस है ये रिंग का है रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट। तो बेसिकली रेडियस ऑफ gyration is a measure of how the mass is distributed about an axis of rotation. In short, radius of gyration is distance, but which gives you information about how is the distribution of mass about a given axis of rotation. वो हम सब नोट डाउन करने वाले हैं, but still we have to go a little bit into more details. For that मैं फिलहाल यहाँ से डिस्क को कॉपी कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है जो रोटेट हो रहा था अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड, नाउ लेट मी टेक मास ऑफ द डिस्क इज कैपिटल M, ओके। रेडियस, अब दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो हमको ऑलरेडी पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 आता है। हमने कल प्रूव किया था, आज मैंने सिर्फ आपको क्विकली रिवाइज करके दिया है कि ये कहां से आया। गुड, नाउ अगर हम इफ वी आर एबल टू पुट ऑल दिस मास, जितना भी मास इस डिस्क में है, अगर हम उस मास को एक पॉइंट में ला पाए, सो लेट अस टेक whole mass of the disk and put it into one point। हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे डिस्क के मास को एक पॉइंट में डाल दिया। I will give you an example, real life example, so that you understand in a better way। Okay, so let's say यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, as you can see ये रोटेट हो रहा है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ओके, इट हैज गॉट सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलरली डिस्क के लिए आएगा mr²/2। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक पूरे मास को एक पॉइंट में डाल दिया। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के मास को एक पॉइंट में डाल दिया। अब मैं अलग अलग डिस्टेंस पे इस मास को रोटेट करवा रहा हूँ, ओके। सो नाउ दिस मास इज रोटेटिंग और परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। तो क्या होगा, ये जो आपने डिस्क के पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया,
और आप उस मास को अब सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हो या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हो, आप इस मास को अलग अलग डिस्टेंस पे रख सकते हो, बट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, लेट अस से I2, और पहले केस में मैं मान लेता हूं I1, ओके, फॉर वन पर्टिकुलर डिस्टेंस of this point mass, moment of inertia of the point mass will be equal to moment of inertia of the original mass distribution. तो एक ही ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जिसके लिए पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, इक्वल आएगा। उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? So, how do you define radius of gyration? The distance from the axis of rotation at which the mass of body may be assumed to be concentrated and at which the moment of inertia of this point mass is equal to moment of inertia of the original mass distribution. This particular distance is called as radius of gyration, right? So this is very important thing. So what I will do is हम एक एक करके लिख लेंगे and also I will repeat. So radius of gyration की जरूरत क्या थी? जरूरत ये है, हमें एक फिजिकल पैरामीटर चाहिए जो हमको ये बताए कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, इफ हाउ इज मास डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ इट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ द मास, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, if the body is rotating about tangent, if the body is rotating about diameter, if the body is rotating about center of mass, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। हम विथ एग्जांपल्स आगे देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग एज अ मेजर of the way in which the mass of a rigid body, the mass of a rotating rigid body, of a rotating rigid body is distributed, is distributed about the axis of rotation, axis of rotation, we define a quantity called as radius of gyration. ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब विथ एन एग्जांपल, सो हमने एक डिस्क का एग्जांपल लिया था, डिस्क ले लो या एक रैंडम शेप बॉडी ले लो, तो आई विल टेक दिस स्ट्रक्चर, मेक इट रैंडम शेप। तो ये हो गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ओके, लेट अस से the object is rotating about some axis passing through some point O, इस O पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट अस कंसिडर, ये आपको सब एग्जाम में एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा कि हाउ डू यू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, तो यू नीड टू नो दिस। सो कंसिडर अ बॉडी, let me take this body which is of mass m, consider a body of mass capital M rotating about an axis passing through point O, passing through point O and perpendicular to the horizontal plane, and perpendicular
to the plane. Okay, so हमको ऑलरेडी पता है by definition what is moment of inertia. By definition of moment of inertia, I in this case is I1 equal to summation I runs from 1 to n mi ri square. ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिफाइन कर चुके हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है. अब रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, हमने इस पूरे मास m को एक सिंगल पॉइंट में डाल दिया था. नाउ इफ द होल मास of the body, capital M of the body, is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated in a point, right? Then for a particular distance k, then for a particular distance capital K, the moment of inertia, if the moment of inertia, that is important, then for a particular distance capital K, if the moment of inertia of this point mass, of this point mass happens to be equal to moment of inertia of original mass distribution, of original mass distribution about the same axis, about the same axis, then K is called as radius of gyration, radius of gyration. Okay, so by definition, now by definition, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? अल्टीमेटली एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा डेफिनेशन. अगर बोला डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन और 1 मार्क के लिए आता है ये, सो हाउ डू यू डिफाइन दिस? बहुत सिंपल वे है इसको डिफाइन करने का, एक्सट्रीमली सिंपल वे. तो यू कैन से द डिस्टेंस from an axis of rotation, from an axis of rotation at which the mass of the body, the mass of a body may be assumed to be concentrated, may be assumed to be concentrated and at which the moment of inertia will be equal to the moment of inertia of original mass distribution, moment of inertia of original mass distribution. That's it. तो इतना उसका डेफिनेशन है. नाउ ये जो कुछ हमने थियोरेटिकली लिखा है, हमको मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा. देखो आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल. नाउ अनफॉर्चुनेटली सम टॉपिक्स आर थियोरेटिकल, तो मुझे थ्योरी लिख के देना पड़ता है, अदरवाइज दिस कैन बी डन इन वन स्टेटमेंट. व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? पूरा मास लो, एक पॉइंट में डालो, उसको उस सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाओ, एक डिस्टेंस पे
ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाएंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। डन, खत्म। पर हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है वो सब। नाउ देयरफॉर वी कैन राइट ऑफ कोर्स, अभी जैसे आपने पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी लिख सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ radius of gyration, moment of inertia can be given as moment of inertia can be given as I2 या फिर सिंपली I इक्वल टू mk स्क्वायर, क्योंकि बाय डेफिनेशन है वो। व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। पॉइंट मास कहाँ था? पॉइंट मास कहाँ था? पॉइंट मास था एट डिस्टेंस k, राइट? तो मास m इंटू के स्क्वायर, ये बाय डेफिनेशन है, दिस इज बाय डेफिनेशन, ओके। Therefore you can write down from here k square equal to I by m, and therefore you can also write k equal to under root of I by m. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 इज दिस। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 आपका अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो दिस इज अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दैट ऑफ मास। ओके, तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो। यू कैन से रेडियस ऑफ गायरेशन is defined as the square root of ratio of moment of inertia to that of mass. Khatam. That's all you can do, right? By the way, SI units, radius of gyration मतलब distance है, तो मीटर। डायमेंशंस, क्योंकि ये लेंथ है तो डायमेंशंस आएंगे इसके सिर्फ L raised to 1, that's it, अदर M0 and T0, ओके। तो बेसिकली बार बार रिपीट करने का रीजन ये है क्योंकि आगे बहुत लगने वाला है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन इतना ही है दैट पहले तो वो आपको बताता है कि मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसे बताता है वो आपको समझेगा विद एग्जांपल्स, हम लोग अगले 1-2 लेक्चर्स में करने वाले हैं वो। इट गिव्स यू मेजर ऑफ हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, के की वैल्यू अगर 1 आई तो इसका मतलब मास पूरा का पूरा सरकमफेरेंस पे है, मतलब रिंग का केस हो गया। अगर k की वैल्यू 1/√2 आई तो इसका मतलब मास जो है वो थ्रू आउट सर्कुलर एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो डिस्क का केस हो गया। अगर k की वैल्यू √2/3 आई तो मास जो है वो स्पीयर के सरफेस पे, अंदर नहीं, स्पीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हॉलो स्पीयर का केस हो गया। तो k की वैल्यू, इट इज सच अ पावरफुल पैरामीटर कि k की वैल्यू आपको बता सकता है कि कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो आप। तो हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय नोइंग वैल्यू ऑफ k यू कैन से ये ऑब्जेक्ट होगा, अबाउट डायमीटर रोटेट हो रहा होगा, अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा होगा, तो वी विल सी दैट। सो that's all about radius of gyration. That's all you need to know about radius of gyration. And of course, you need to remember this formula. K is under root of I by M. बहुत simple है, okay? So if you know what is radius of gyration, और हम उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पता होने चाहिए। तो उसमें पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट? तो आई विल फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे लिखने की कोई जल्दबाजी में नहीं है, नोट्स वैसे भी अपलोड कर ही रहा हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, द आइडिया इज
अगर आपको याद होगा हमने डिस्क का केस लिया था ये, या हमने रिंग का केस लिया था, दोनों ही केसेस में इधर डिस्क और रिंग। तो डिस्क के केस में ये डिस्क का केस है, नीचे रिंग का केस लेता हूं मैं, रिंग का केस। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इन बोथ केसेस, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास होता है, जो बोल रहा हूं अच्छे से सुन लो क्योंकि ये बेस है, ये पता समझ में आ गया तो रोटेशनल मोशन खत्म, जेडबल नीट यहीं पे खत्म। ओके, सो द आइडिया इज, रिंग हो या डिस्क हो, आपने जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन डिराइव किया था, यहाँ पे आया था हाफ एम आर स्क्वायर, 1/2 mr², और रिंग के केस में आया था mr² सिर्फ। ओके, तो हम लोग नॉर्मली सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। मतलब जब आप इंटीग्रेशन करते हो, क्योंकि याद होगा हमने इंटीग्रेट 0 टू r ऐसा करके सॉल्व किया था, राइट? वो हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पे अगर एक मैं मास एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेता हूँ, तो दोनों के दोनों मास एलिमेंट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे थे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो स्पीयर हो, हॉलो, सॉलिड, चाहे वो सिलेंडर हो, for any object it is very easy to find out moment of inertia using integration about center of mass। about center of mass ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, राइट? लेकिन मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहाँ पे है, which is passing through point O। So we have a axis of rotation which is passing through point O। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज यू सी फ्रॉम द इक्वेशन इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस स्क्वायर। तो पार्टिकल का डिस्टेंस या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा हाउ मच अपोजिशन इज देयर टू चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रोटेशनल इनर्शिया कितना है, वो डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करता है हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अबाउट पॉइंट ओ अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इट इज नॉट वेरी इजी। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का हेल्प नहीं ले सकते हो डायरेक्टली। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। मतलब एक्सिस से कोई एक एलिमेंट दूर है तो कोई एक एलिमेंट पास में है। तो सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड कर सकते। तो इंटीग्रेशन का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड सिर्फ तब हो सकता है जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो। गुड। तो फिर अब इसका मतलब हमको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वो और मेथड जो है, अल्टरनेट मेथड जो है, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट? तो लेट मी इंट्रोड्यूस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फर्स्ट, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिफाइन एंड डिराइव द थ्योरम। दोनों चीजें डिफाइन भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे। तो ऐसा है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस टेल्स यू दैट हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो सेंटर ऑफ मास से है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, पता है, वी नो दिस ऑलरेडी। अब हमारे दिमाग में से ख्याल आया
कि मैं क्यों उस बॉडी को मैं सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी ना, मैं जहां से चाहूँ वहां से रोटेट करवा सकता हूँ. तो नाउ वी वांट टू मेक इट रोटेट अबाउट सम अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन. हम इसको यहां से रोटेट करवाने वाले हैं सम पॉइंट O. तो आई वांट टू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO अबाउट पॉइंट O. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस टेल्स यू दैट the moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of the moment of inertia of a body about any axis passing through O is equal to sum of addition of मतलब its moment of inertia about center of mass and the product of mass of the body and the square of distance between the two parallel axes. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं क्योंकि लिखने से ज्यादा बेटर आपको ध्यान में आएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो द थिंग इज, टास्क क्या था? टास्क ये था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी अगर रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, हमको पता है. डिस्क है mr²/2, हमने डिराइव करके रखा है. डिस्क नहीं होगा, रिंग होगा तो mr², कोई और बॉडी होगा तो कुछ और, लेकिन पता है नॉर्मली सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है. एक दूसरा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की एक्सिस को पैरेलल है. ओके, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस है h मान लेते हैं. गुड. हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O. तो हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस व्हिच स्टेट्स दैट, तो लेट अस स्टार्ट विथ स्टेटमेंट ऑफ theorem of parallel axis. So it states that the moment of inertia of a body about any axis any axis इस केस में passing through point O है, about any axis passing through point O is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको पता है पैरेलल एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू पॉइंट C. ओके, राइट. अबाउट द पैरेलल एक्सिस passing through center of mass, better to say passing through center of mass. इस केस में सेंटर ऑफ मास पॉइंट C है, and the product of its mass and the square of distance between the perpendicular distance between the two axes, perpendicular distance between the two parallel axes. ये हो गया स्टेटमेंट. तो लेट्स कनेक्ट स्टेटमेंट विथ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो मैथमेटिकली you can say that
देखो क्या बोला है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, मतलब आई ओ, इज इक्वल टू सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या, यस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मतलब आई सी, एंड the product of its mass, product of mass, and the square of perpendicular distance between the two parallel axes. So this is what basically theorem of parallel axis tells you. तो पहले ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या है. पॉइंट नंबर 1, सेंटर ऑफ मास के थ्रू आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपल टू फाइंड, बट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर पॉइंट लाइक ओ, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क. इसलिए हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस डिफाइन करते हैं और उसका यूज करते हैं, राइट. तो स्टेटमेंट हो गया. नाउ लेट अस डिराइव. ओके, तो हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे इसका. तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम. हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे पास ये सिस्टम है. दिस इज आवर सिस्टम अंडर कंसिडरेशन. ओके, तो क्या है ये सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सिस्टम इज अ रिजिड बॉडी. तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, क्योंकि ये जो रिजिड बॉडी है इसका मास मैं कैपिटल एम लेने वाला हूं. तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी of mass capital M rotating about an axis, rotating about an axis passing through point O and perpendicular to the plane, and passing through point O and perpendicular to the plane of the body. तो हमारा जो बॉडी है वो अबाउट पॉइंट ओ रोटेट हो रहा है, और जो एक्सिस है वो ओ से पास होगा और बॉडी को परपेंडिकुलर होगा. लेट आई जीरो बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, be the moment of inertia of the body about point O, of the body about point O. ओके, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है तो एक पैरेलल एक्सिस लेना पड़ेगा. तो हम बोलेंगे कंसिडर अनदर पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट C which is center of mass, है ना. कंसिडर another axis which is parallel to the axis. Yeah, so let us just save some words over here. So consider another parallel axis. यही बोल देता हूँ. Consider another parallel axis. Okay, passing through. Consider another parallel axis. That is better to say, of course, another parallel axis passing through center of mass, passing through center of mass C. Let IC be the moment of inertia, be the moment of inertia about point C.
अबाउट पॉइंट सी। गुड। हमको क्या करना है, हमको डिराइव करना है ये इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, हम इस बॉडी पे, ये जो रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, हम इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे एक एलिमेंट ऑफ मास ले लेंगे एट सम पॉइंट पी। सो कंसिडर, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, कंसिडर a mass element dm at point p. Okay, so this is important here. Take a small element, take a small element of the body of mass dm at point p. Okay, join op, let us join op and let us join cp. Okay, so let OP, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ R0, और CP ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ R. So this is RO, this distance over here is R. Okay, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को, OC लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और ऊपर से P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट को बोल देंगे D पॉइंट. Okay, so extend line OC and draw a perpendicular from point P to point D. Okay, let this distance CD is equal to x. तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान रहा हूं, तो जो डिस्टेंस CD है that I am calling as x. Okay, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल रहा हूं बेसिकली. That is important thing. Okay, good. You have to connect. Derivation बड़ा है तो I can't help it. You need to connect. Now, if you see triangle OPD, triangle OPD is a right angled triangle, is a right angled triangle. So by Pythagoras theorem, if you apply Pythagoras theorem here, आपको मिल जाएगा यहाँ पे OP square equal to OD square plus DP square. Therefore, you will have OP square equal to OD. OD is OC plus CD square plus DP square, है ना? क्यों? क्योंकि OD क्या है? OD is OC plus CD. यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. Therefore, OP को मैंने बोल रखा है R0 square इक्वल टू OC, OC है H, CD है X square. ओके, प्लस DP square, प्लस DP square. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं सब्स्टिट्यूशन बाद में करूंगा, पहले मैं एक सिंपल टास्क कर लूंगा. तो ये आ गया आपका OP स्क्वायर इक्वल टू OC प्लस CD स्क्वायर, मतलब OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. Now, if you look here, CD square plus DP square, CD और DP, राइट? CD और DP, यहां अगर आपका ध्यान होगा तो CD square plus DP square will give you CP square, Pythagoras theorem again, right? So, from figure you need to know, but from figure, but from triangle CPD,
what you have is CD square plus DP square is equal to CP square. Therefore आपको मिलेगा OP square equal to OC square plus 2OC into CD plus CP square. अब सब्स्टिट्यूट करो. OP क्या था हमारे पास, हमने OP लेके रखा है R0, तो R0 square. OC is basically, OC square is H square, right? Plus 2 times of OC is H and this is H CD and CP is R, तो R square. आ गया. सम इक्वेशन नंबर 1 लेटर से. पहले इक्वेशन नहीं यूज किया ना हमने, नहीं, तो लेटर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय dm on both sides and integrating तो ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इसको dm से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे. तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय dm. थोड़ा हेवी टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा हेवी लगेगा, नेक्स्ट टाइम इजी हो जाएगा, तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर. dm से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे हमने, सो r0 स्क्वायर dm. यहाँ पे भी हर एक टर्म को मैं dm से मल्टीप्लाई करने वाला हूं. तो dm एंड dm. अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन. ओके. नाउ अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सच में समझा है तो याद होगा डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स आ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट r0 डिस्टेंस ये कहाँ से मेजर किया था? r0 आपने मेजर किया था O पॉइंट से. मतलब ये जो पहला टर्म है ये है, बट इंटीग्रेशन r0 स्क्वायर dm, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, राइट? और इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, r डिस्टेंस आपने मेजर किया है सेंटर ऑफ मास से, तो r स्क्वायर dm इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C, सेंटर ऑफ मास. Therefore you will have I0 इक्वल टू h, कांस्टेंट है, h डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dm प्लस 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट x dm प्लस ये तो आपका IC ही आया, r स्क्वायर dm का इंटीग्रेशन. देयरफॉर I0 इक्वल टू h स्क्वायर. अब एक चीज समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे एक dm लिया है p पॉइंट पे, वैसे पूरे के पूरे बॉडी को मैंने dm छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा था. मैं अगर सारे के सारे dm को ऐड करता हूं, मतलब इफ आई ऐड ऑल द मास एलिमेंट्स, तो मुझे टोटल मास मिलेगा. टोटल मास मिलेगा ना. ऐसा बोलने का मतलब बहुत सिंपल है. एक बैग है, उसमें 2-2 किलो के 10 बॉल है, तो 2 किलो प्लस 2 किलो प्लस 2 किलो में ऐड करते गया तो टोटल मास मिलने वाला ना बैग का मुझे. तो वही है, दिस ऑब्जेक्ट was assumed to be made up of small elements of mass dm सबको ऐड करते गए तो आपको टोटल मास मिलेगा. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन dm है, दिस इज टोटल मास. तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dm इज टोटल मास m ऑफ द बॉडी, तो m ऑफ द बॉडी प्लस 2hx dm. ये जीरो आएगा. ये जीरो क्यों आएगा ये हमको समझने की जरूरत फिलहाल नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझने गए तो फिर वी हैव टू इंट्रोड्यूस हायर लेवल मैथमेटिक्स. यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस इंटीग्रेशन x dm इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, दैट्स इट. ड्यू टू सिमेट्री, इतना लिख देना, बात खत्म करना. व्हाई?
मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, बट नॉट नाउ, नॉट एट दिस मोमेंट, बिकॉज इट इज लिटिल हायर लेवल। ओके, तो राइट, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? अल्टीमेटली आपको मिल गया I0 इक्वल टू IC प्लस MH², हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूव। राइट, अब पहली बार था तो पहली बार थोड़ा सा हेवी गया होगा, अब सेकेंड टाइम में थिंग्स विल बिकम मच मोर सिंपलर। तो व्हाट वाज द टास्क, मैं वापस बताता हूं हमको करना क्या है और कैसे करना है। हमारे पास एक बॉडी है, गुड, ये बॉडी अबाउट पॉइंट O रोटेट हो रहा है, सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सम पॉइंट O। we want to find out what is moment of inertia about point O, जो हमको पता नहीं, but what we know is what is moment of inertia about some point C which is center of mass, और ये हमको easily पता लग सकता है by basic mathematics। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोनों के दोनों, ये दोनों पैरेलल है, दोनों का डिस्टेंस है h। हमको फाइंड करना है IO, हमको IC पता होता है बाय सिमेट्री, हमको पता होता है जैसे रिंग का mr², डिस्क का mr²/2। हमें फाइंड करना है IO। हमने ऐसा अज्यूम किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट्स DM। उसमें से एक मास एलिमेंट मैंने P पॉइंट पे ले लिया, इस P पॉइंट का डिस्टेंस O से OP है जिसको मैंने R0 बोला है, और C पॉइंट से CP है जिसको मैं R बोल रहा हूं। तो ये R0 डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, ये OC लाइन को एक्सटेंड कर दिया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये आ गया D पॉइंट। राइट, तो नाउ ये जो CD डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं X। फिर हमने ट्राइंगल OPD लिया जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें OP² इक्वल टू OD² प्लस DP² आएगा। OP², ओके, OP² इक्वल टू OD, बट OD क्या था, OC प्लस CD था फ्रॉम डायग्राम, उसका स्क्वायर प्लस DP²। तो OP² इक्वल टू OC प्लस CD², तो इसको A प्लस B ब्रैकेट्स पर अप्लाई करेंगे, OC² प्लस 2OC/CD, 2OC इंटू CD प्लस CD² प्लस DP²। लेकिन CD² मतलब इतना पार्ट प्लस DP² बाय पाइथागोरस थ्योरम ये CP² आएगा। तो आप लिखोगे OP² इक्वल टू OC² प्लस 2OC/CD प्लस DP²। OP² ये R0² है, OC² ये H² है, 2HX प्लस DP ये R² है। मैंने हर एक साइड को DM से मल्टीप्लाई कर लिया, हर एक टर्म को DM से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन बाय डेफिनेशन R0² DM, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है अबाउट पॉइंट को, H कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन DM प्लस 2H कांस्टेंट X DM प्लस R² DM, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, तो I0 इक्वल टू H²। लेकिन ये पूरी बॉडी को मैंने DM 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 में डिवाइड करके रखा था, सबको ऐड करूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास M मिलेगा, प्लस ये जो टर्म है ये 0 आता है। ये 0 क्यों आता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तो इंटीग्रेशन X DM इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्री। बस इतना ही लिखना है हमको, क्योंकि इन डिटेल अगर गए तो बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ेंगे और रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज इंटीग्रेशन X DM is equal to 0 because mass is distributed symmetrically about center of mass. That's it, खत्म। तो ये आ गया आपके पास I0 इक्वल टू MH² प्लस IC। ये मिल गया आपको मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। गुड, बिफोर वी स्टॉप फॉर टुडे, थोड़ा लेक्चर बढ़ रहा है लेकिन जरूरत है इसकी।
एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका. लेट अस टेक अ रिंग. ये है सेंटर ऑफ मास. हमको रिंग के केस में पता है आईसी क्या आता है, mr². अब क्या हमेशा हम रिंग को सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करवाएंगे? नहीं. वी कैन मेक इट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास बट पासिंग थ्रू ओ. ये डिस्टेंस आपको पता है h इज इक्वल टू r, क्योंकि रेडियस हो गया है तो डिस्टेंस कितना है, रेडियस. मुझे क्या चाहिए, I0. क्या पता है, IC. फॉर्मूला क्या है, I0 इक्वल टू IC प्लस mh². थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. IC is mr² प्लस h is again r. तो r² mr² प्लस mr² 2mr². मिल गया आपको शॉर्टकट वे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is tangent to the ring. See how powerful is this. कितना आप कितनी इजीली इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर पाए. दूसरा, रेडियस ऑफ गायरेशन से कनेक्ट करना है. You want to connect this with radius of gyration. If you remember, radius of gyration का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ I by m. If you remember, अंडर रूट ऑफ I by m है ना, यही था, अंडर रूट ऑफ I by m मास. हाँ, तो कर लो सब्स्टिट्यूट. I क्या आया, 2mr², नीचे m, कैंसल कैंसल, अंडर रूट 2r. अगर k की वैल्यू अंडर रूट 2r आई, इसका मतलब the object was a ring but rotating about an axis passing through tangent. Good. तो in short, हम लोगों को हर एक एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है. तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करते हैं और उसका डेरिवेशन हमने आज देखा. So that's it for today. We'll stop at this point of time.